वेली चांकिंग कह रहे थे इस वीडियो को देखने के बाद आपने क्या सीखा। जॉन्ग कह रहे थे कितना बड़ा सर दर्द है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि दुश्मन इतना ज्यादा परेशानी पैदा करने वाला होगा। वेली चांकिंग बता रहे थे लेकिन डेन सिंटोंग ने आखिरी में कहा था कि आप उनसे निपट सकते हैं। कह रहे थे उन्होंने बोलना समाप्त नहीं किया, वह तो क्लियर नहीं बता पाए थे, आप कुछ भी अपनी तरफ से न समझ लें। वेली चांकिंग कह रहे थे इक्लिप्स के 5 टीम मेंबर मरे हैं, उसमें तो 4 तो आप ही ने मारे हैं। अब ये तो कंफर्म है कि दूसरे पक्ष के पास में ऐसी एबिलिटी है जो फ्यूचर प्रिडिक्शन कर सकता है, लेकिन आपने कारण और प्रभाव को प्रभावित किया है, आपने कॉज एंड इफेक्ट को चेंज कर दिया है, जो प्रूव करता है कि आप उनके दुश्मन हैं। जॉन्ग कह रहे थे लेकिन मैं अकेला पर्याप्त नहीं हूँ, आप उन व्यक्ति के खिलाफ कैसे जीत सकते हैं जिसे आप मार नहीं सकते। वेली चांकिंग कह रहे थे आप उन्हें अपनी डायमेंशन के अंदर रख सकते हैं और उसे सील कर सकते हैं। जॉन्ग कह रहे थे हमारे डायमेंशन के अंदर में जीवित चीजों को इकट्ठा करने की एबिलिटी नहीं है, मेरी एबिलिटी मरे हुए लोगों को ही स्टोर कर सकती है। जहाँ तक जीवित लोगों का सवाल है, मैं अपने डायमेंशन गेट को ओपन करूंगा, उन्हें हमारे डायमेंशन गेट के अंदर आना होगा, उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर करना होगा, भी पॉसिबल हो सकता है। वेली चांकिंग कह रहे थे ये तो आसान है, पहले उसे टुकड़ों में कर दो और फिर उसे अलग आयाम में फेंक दो, बस हो गया। जॉन्ग कह रहे थे क्या ये मानव भाषा है, आप क्या समझते हैं कि मैं डेन सिंटोंग की तरह अटैकिंग पावर रखता हूँ? डेन सिंटोंग ने फिनिक्स वन रेन को दर्जनों बार मार दिया था, उनके पास अटैकिंग पावर काफी जबरदस्त है, लेकिन हमारी एबिलिटी डिफेंसिव टाइप की है और मैं अटैकिंग में उतना अच्छा नहीं हूँ। जहाँ तक बात है फिनिक्स वन रेन की फ्यूचर प्रिडिक्शन एबिलिटी मुझ पे काम करेगा या नहीं ये कहना तो मुश्किल है। तभी शिकिंग कह रही थी मुझे याद है कि जब डेन सिंटोंग और फिनिक्स वन रेन की फाइट स्टार्ट हुई थी तो उस वक्त मायूमी ताकिउची भी वहीं पे थी। जॉन्ग कह रहे थे ठीक है तो क्या आप क्या कहना चाहते हो, बैटल में उसकी भी पावर इस्तेमाल हो रही है? शिकिंग आगे बता रही थी फिनिक्स वन रेन के पास फायर रिकार्नेशन और सुपर स्ट्रेंथ है और सुपर ह्यूमन की एबिलिटी की समझ के आधार पर उनके पास एक ही समय में फ्यूचर रिलेटेड एबिलिटी भी होना संभव नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एबिलिटी उसे मायूमी ताकिउची के द्वारा दी गई थी। दूसरे शब्दों में जब हम मायूमी को पहले मार देते हैं तो उसकी 30% तो पावर वैसे ही कम हो जाएगी। जॉन्ग सोच रहे थे हो सकता है इसकी संभावना काफी ज्यादा है। वेली चांकिंग कह रहे थे आप लोगों को ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, इस बार आप लोगों का काम सिर्फ फ्यूचर प्रिडिक्शन को रोकना है। जहाँ तक फिनिक्स वन रेन से निपटने की बात है, इसके लिए वहाँ पे पहले से उम्मीदवार मौजूद हैं। जॉन्ग कह रहे थे आपका मतलब क्या है, क्या गाओ चांगकोंग के बारे में कह रहे हो? वेली चांकिंग कह रहे थे फिनिक्स वन रेन से निपटने के लिए गाओ चांगकोंग की एबिलिटी काफी अच्छी है और मैं फिलहाल आपको नहीं बता सकता कि उनकी एबिलिटी क्या है। अगर मेरा अनुमान सही है तो इस बार टीम को लीड करने वाला गाओ चांगकोंग ही होंगे और आप पहले की तरह सपोर्टिव रोल निभाएंगे। जॉन्ग सोच रहे थे जो लोग पावर स्ट्रगल को समझ नहीं पाते वे लोग सच में लकी होते हैं, बस ऊपर से जो बोला जाए वही करना होता है और मेरे जैसे लोगों को हर एक स्टेप में 3 स्टेप आगे का सोचना पड़ता है। जॉन्ग कह रहे थे ठीक है इसके बारे में बाद में बात करेंगे, वैसे अब मैं टेंगू टीम का कैप्टन हूँ तो क्या मुझे कैप्टन लेवल के इक्विपमेंट्स और हथियार मिल सकते हैं? मेरे साथ 3 सपोर्टर्स हैं, उन्हें भी अस्थायी रूप से टेंगू टीम में शामिल किया जाएगा। मैंने इस बारे में कमांडर जुजेंग को पहले ही बता दिया है, इसलिए इनके लिए भी इक्विपमेंट लेने होंगे। वेली चांकिंग कह रहे थे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको कोई इक्विपमेंट चाहिए हो तो बस आप वो कह दो, मैं उन्हें भिजवा दूंगा। जॉन्ग कह रहे थे कोई जरूरत नहीं है, चलो हम लोग वहीं चलते हैं, आखिरकार मुझे बहुत सारे वेपन्स की जरूरत है। और कुछ समय बाद कमांडर जुजेंग को भी ये रिपोर्ट मिल चुकी थी, जॉन्ग ने बहुत बड़ी मात्रा में वेपन्स लिए हैं, की क्वांटिटी काफी ज्यादा है। उसने बड़ी संख्या में वेपन्स को रखने के लिए अपनी स्पेस स्टोरेज का इस्तेमाल किया। दूसरी तरफ जॉन्ग कह रहे थे हथियारों की ये रॉ काफी अच्छी लग रही है, इसे भी उठा लो। वेपन वेयर हाउस का ऑफिसर कह रहा था कमांडर वेपन वेयर हाउस पूरी तरह से खाली हो गया है, वेपन्स की जरूरत है। कमांडर जुजेंग कह रहे थे इस बच्चे में वाकई कुछ तो बात है, अगर आपको किसी तरह का कोई मौका मिला है तो उसका फायदा कैसे उठाना है वह जॉन्ग से बेहतर कोई नहीं जानता। कोई बात नहीं, उसे जितना चाहिए उतना वेपन्स दे दिया जाए, कुछ नॉर्मल थर्मल वेपन्स ही तो है। वैसे भी एंड ऑफ वर्ल्ड में इन सभी वेपन्स का प्रभाव काफी कम हो चुका है, इसके अलावा इन वेपन्स को बनाना भी मुश्किल नहीं है, आपको बस कुछ स्टील और बारूद की जरूरत पड़ेगी, बाकी जितना चाहे उतना वेपन बनाया जा सकता है। तभी वेपन वेयर हाउस का ऑफिसर जॉन्ग से कह रहे थे कुछ हेवी मशीन गन्स भी हैं, क्या
क्या आप उन्हें भी देखना चाहते हो? जोंग कह रहे थे ठीक है, उन सभी को भी दे दो। जोंग ने बहुत सारे इक्विपमेंट्स ले लिए थे। उसके बाद एरिया ए में चले आए थे। रात के करीब 9 बजे टीचर लियान ने कॉल किया। जोंग कह रहे थे टीचर लियान आप कैसी हो? क्या आप कुछ अलग फील कर रही हो? टीचर लियान बता रही थी शुरुआती फेज की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। उसके बाद मैं उस प्रायोगिक केबिन में प्रवेश करूंगी जो उन्होंने मेरे लिए तैयार किया है। प्रयोग 3 दिन तक चलेगा। इसके बाद ही मैं बाहर आ पाऊंगी। इस दौरान मैं आपसे संपर्क नहीं कर पाऊंगी। जोंग कहने वाले थे कि आप अपना ख्याल रखना, लेकिन फिर वह चुप हो गए। उन्हें लगा कि ये कहना उचित नहीं है। काफी देर बाद जोंग कह रहे थे मैं आपका आने का इंतजार करूंगा। ये सुनते ही टीचर लियान के चेहरे पे मुस्कान आ गई और हाँ कहते हुए उन्होंने भी कॉल को रख दिया। फोन को कर्मचारियों को दे दिया गया। उन्होंने इस फोन को सील कर दिया और लॉकर में रख दिया। तभी एक महिला स्टाफ आती है और टीचर लियान को एक्सपेरिमेंटल केबिन में लेटने के लिए कहती हैं। लैब का डायरेक्टर डेंग युआनबो से पूछ रहे थे क्या ए लेवल की आपूर्ति का इस्तेमाल करना होगा? एक्सपेरिमेंट का ये स्तर हमारे लिए भी काफी समय लेने वाला है। उस ट्रेनिंग के बाद ये दूसरे नंबर पे कहलाएगी जो हमने युवा मास्टर को दिया था। डेंग युआनबो कह रहे थे जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। बिजनेस करते समय फ्यूचर में लगातार रिटर्न पाने के लिए फर्स्ट में ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है। इक्लिप्स के इस ऑपरेशन में हम फिर से हार नहीं सकते। इसके अलावा मैं इस मौके का उपयोग ब्लिज़र्ड सिटी के गद्दार को पकड़ने के लिए करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ जोंग को दिखाया जाता है जो कि एरिया ए में वापस चले आए थे और आने वाले बैटल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। जोंग कह रहे थे शेकिंग क्या आप गेस कर सकती हो इक्लिप्स समूह के लोग इस वक्त क्या कर रहे होंगे? जियांगनिंग सिटी में फाइट होने के बाद इक्लिप्स समूह के लोग लगभग एक सप्ताह से गायब हैं। जब डेथ ऑफ लव का इस्तेमाल किया गया तो जियांगनान क्षेत्र के मैक्सिमम एरिया में इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक इक्विपमेंट भी काम करना बंद कर दिया और इक्लिप्स ग्रुप का पता नहीं लगाया जा सकता। लेकिन सभी जानते हैं कि इक्लिप्स के लोग जरूर आएंगे, नहीं तो वे लोग इतना बड़ा खतरा पहले भी नहीं उठाते। शेकिंग बता रही थी पिछली फाइट में उनके 5 लोग मारे गए हैं। हालांकि रिजल्ट को देखते हुए उन्होंने एक अच्छी जीत हासिल की। जियांगनान क्षेत्र का अटैक मिशन फेल हो गया। अब आने वाले वक्त में दोनों साइड की पावर को देखते हुए इक्लिप्स समूह के लोग जीत नहीं पाएंगे। जियांगनान क्षेत्र की नींव तो काफी गहरी है। भले ही गॉड टीम हार जाए लेकिन उनके पास में और भी टीम्स बची हुई हैं। हालांकि इक्लिप्स समूह के लोगों के लिए भी खोई हुई पावर को रिकवर कर पाना, टीम मेंबर का रिप्लेसमेंट भी ढूंढ पाना काफी मुश्किल है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगली बार जब वे लोग आएंगे तो अपने साथ बहुत सारे सपोर्टर्स को भी लेकर आएंगे। तभी जोंग कह रहे थे अच्छा तो वे लोग सपोर्टर ला सकते हैं क्या? नियोन में उनके कुछ साथी हैं जो यहाँ आ सकते हैं। शेकिंग कह रही थी अगले दौर में हम जिन दुश्मनों के साथ सामना करेंगे वे लोग किसी भी फोर्स से हो सकते हैं। अपोकलिप्स के बाद दुनिया अब चेंज हो चुकी है। हमारे पास दुनिया की टॉप पावर्स हैं और हम लोग अपना बेस बनाए हुए रख सकते हैं। लेकिन दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में अधिकांश कई छोटे देश हैं। उनके पास बड़े क्षेत्र वाले एरिया जितनी पावर्स नहीं थी, इसलिए वे बर्बाद हो चुके हैं। यदि मेरा अनुमान सही है तो दक्षिणी समुद्री क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र की हालत खराब है।